हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों के बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दूसरा, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की क्लासेस चला रखता हूँ। ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर दोनों के मैं प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल रहा हूँ। वैसे मैं डेस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप से पढ़ाता हूँ, लेकिन प्रेजेंट टाइम में लॉकडाउन लगा हुआ है, मेरे पास यहाँ पर व्हाइट बोर्ड नहीं है, गाँव आ गया हूँ मैं, तो इस वजह से यहाँ पर मैं आपको डेस्क्रिप्टिव टाइप से नहीं पढ़ा पा रहा। यहाँ पर मैं रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल रहा हूँ जो पहले भी डालता था उसी तरीके से। और यदि आपको ये मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन सही लगते हैं तो आप इनकी पीडीएफ ले सकते हो, और पीडीएफ लेने का एक सिंपल सा मेथड है, वो है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470। इनसे आप मेरे इनकी पीडीएफ ले सकते हो। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ और सेट के एग्जाम के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ओनली फॉर ज्योग्राफी में ऐड होने के लिए 7891350470 पर मेरे से कांटेक्ट करें। इसके अलावा नेट जेआरएफ प्लस सेट के फर्स्ट पेपर के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप 7891350470 पर जुड़े मेरे से। दोनों व्हाट्सएप ग्रुप का टारगेट है कि आपका 75% प्लस का स्कोर हो। देखो, मेरे दो रूल हैं। पहला रूल है, पहले एग्जाम पास करो, नॉलेज तो जिंदगी भर बढ़ाते रहोगे। दूसरा रूल है, सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ोगे तो एग्जाम टॉप करोगे, और अनसेलेक्टेड कंटेंट पढ़ोगे तो एग्जाम फेल करोगे। तो ध्यान रखना इन बातों को। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सॉरी, जो हमारा मॉडल पेपर सेट है वो है 14, ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल हाईलाइट। तो एक बार दोबारा दिखा देता हूँ मैं। 14वां सेट है। अब स्टार्ट करो ना। देख 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 117 है, आपको बिल्कुल दिख रहा है डिस्प्ले के ऊपर बिल्कुल सही ढंग से। तो देखो, जो 117वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बिल्कुल सेट फर्स्ट सेट सेकंड को मिलान करना है। यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट अनुसंधान की कमियां और लिस्ट सेकंड इसका अर्थ। तो जो लिस्ट फर्स्ट है उसमें एक है संरचना, दूसरा है मिथ्याकरण, तीसरा है साहित्य चोरी। दूसरी साइड जो लिस्ट सेकंड है उसमें ऑप्शन ए है उचित श्रेय दिए बिना किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा शब्दों का समायोजन करना। ऑप्शन बी है डेटा अथवा परिणाम का निर्माण करना और उन्हें रिकॉर्ड अथवा रिपोर्ट करना। तीसरा है भ्रामक डेटा का उपयोग करना। चौथा है अनुसंधान सामग्री का इस प्रकार विनिमय करना कि अनुसंधान को अनुसंधान विधि में यथार्थ रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया। ये हमारे पास लिस्ट फर्स्ट में टोटल 3 कथन है, और लिस्ट सेकंड है उसमें हमारे पास 4 हैं, इनको आपस में मिलाना है। और ये हमारे इसके ऑप्शन है, इनको आपको इस तरीके से मिलाना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपको वो सजेस्ट करना है, फिर मैं बताता हूँ। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग क्या है, देखो संरचना संबंधित है डेटा अथवा परिणाम का निर्माण करना और उन्हें रिकॉर्ड करना। डेटा अथवा परिणाम का निर्माण करना और उन्हें रिकॉर्ड करना। उसके बाद आता है मिथ्याकरण संबंधित है अनुसंधान सामग्री का इस प्रकार विनिमय करना कि अनुसंधान विधि में यथार्थ रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है साहित्य चोरी का मतलब क्या है कि उचित श्रेय दिए बिना
किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा शब्दों का समायोजन करना। तो ये इसका मिलान जो आपके सामने है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। अभिकथन फर्स्ट, शोध पत्र तैयार करने के लिए केंद्रित परिणाम नहीं देने के लिए उपयोगकर्ता सर्च इंजन की वर्तमान पीढ़ी के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है। उसके बाद है कारण आर, साधारण सर्च इंजन अकादमिक शोध पत्र या विद्वतापूर्ण पत्रिका लेख खोजने के लिए बहुत उपयोगी नहीं है। ये हमारे पास दो कथन हैं, हमें यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर का पता चलाना है। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही है एंड आर गलत है। और चौथा है ए गलत है और आर सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि यहाँ पर दोनों की दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो ए है वो आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। ध्यान रखना, ए आर की यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहा है। उसके बाद 172वां क्वेश्चन है कि कॉलेजों में रैंकिंग से निपटने के लिए किस प्रकार का शोध सबसे उपयुक्त है। कि कॉलेजों में रैंकिंग से निपटने के लिए किस प्रकार का शोध सबसे उपयुक्त है, करेक्ट आंसर का पता चलाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रायोगिक शोध, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। देखो ये शोध की कुछ विधियां हैं, जैसे मौलिक शोध है, क्रिया शोध है, प्रायोगिक शोध है, और भी बहुत सारी रिसर्च मेथड्स हैं जिनको मैं डेस्क्रिप्टिव टाइप से बिल्कुल बहुत ही सही ढंग से समझा चुका हूँ। आप वहाँ जाके इनको जरूर देखें। अब मैंने इसका कुछ डिस्क्रिप्शन तैयार किया है बहुत सिंपल से शब्दों में। देखो सॉल्यूशन, प्रायोगिक शोध उस वैज्ञानिक अध्ययन और शोध को संदर्भित करता है जो आम और रोजमर्रा की उन समस्याओं का हल करने का प्रयास करता है जो अक्सर जीवन, कार्य, स्वास्थ्य और समग्र कल्याण पर प्रभाव डालती हैं। रैंकिंग एक रोजमर्रा की स्वास्थ्य और कल्याण संबंधित समस्या है। देखो जो प्रायोगिक शोध होता है बिल्कुल सिंपल से शब्दों में समझना है। ये तो था किताबी लैंग्वेज, हम इसको बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में समझते हैं कि जो प्रायोगिक शोध होता है वो एक ऐसी वैज्ञानिक अध्ययन है जो आम और रोजमर्रा की उन समस्त समस्याओं का हल करने का प्रयास करता है जो हमारे जीवन, कार्य, स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के ऊपर प्रभाव डालती हैं। और रैंकिंग एक रोजमर्रा की स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी समस्या है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 173वां क्वेश्चन भी बहुत आसान से शब्दों में है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और देखो एक शोध अभिकल्प जिसके लिए जांचकर्ता को किसी विशिष्ट बिंदु पर आबादी से डेटा का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, इसे किस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा। पहला है द्विनियंत्रण शोध अभिकल्प, दूसरा है पूर्व और पश्चिम शोध अभिकल्प, तीसरा है अनुलंब शोध अभिकल्प और चौथा है अनुप्रस्थ काट शोध अभिकल्प। तो यहाँ पर क्वेश्चन को बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ो और उसका आंसर सजेस्ट करो। तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखो ध्यान रखना है आपको, ये जो पेपर है 10 क्वेश्चनों का सेट है और आपको इसकी पीडीएफ ले सकते हो आप मेरे से, और उस पीडीएफ को आपको मात्र 8 मिनट में सॉल्व करना है। 8 मिनट से भी कम टाइम में आपको ये पेपर सॉल्व करना होगा। 10 क्वेश्चनों का सेट है जो। देखो अनुप्रस्थ काट अभिकल्प क्या होता है। देखो अनुप्रस्थ काट शोध का वर्णनात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है। जो अनुप्रस्थ काट शोध है उसको वर्णनात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है। इसमें समय में एक विशिष्ट बिंदु पर आबादी से डेटा का अवलोकन करना शामिल है। जो अनुप्रस्थ काट अभिकल्प है या शोध है उसको वर्णनात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है, और इसमें समय में एक विशिष्ट बिंदु पर आबादी से डेटा का अवलोकन करना शामिल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174। गैर संभाव्यता नमूनाकरण तकनीकों की पहचान करें। गैर संभाव्यता नमूनाकरण तकनीकी की पहचान करें।
ऑप्शन ए है स्त्रीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण, दूसरा है प्रणालीगत नमूनाकरण, तीसरा है स्नोबॉल नमूनाकरण और चौथा है सुविधा नमूनाकरण। इसमें ऑप्शन ए में पहला और दूसरा दे रखा है, ऑप्शन बी में दूसरा और तीसरा दे रखा है, ऑप्शन सी में तीसरा और चौथा दे रखा है और ऑप्शन डी में पहला और चौथा दे रखा है। हमें करेक्ट आंसर का पता चलाना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो जो नमूनाकरण है, यहाँ से सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये नमूनाकरण है ये स्टैटिक्स का एक टॉपिक है और यहाँ से हर बार हर पेपर में मोस्टली दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है बाइनरी सिस्टम पर और दूसरा आता है नमूनाकरण पर या यादृच्छिकरण पर। तो मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ जो स्टैटिक्स की ये दो टॉपिक हैं वो आपके स्कोरिंग टॉपिक हैं, इनसे आप स्कोर कर सकते हो। एक काई स्क्वायर टेस्ट भी होता है, तो काई स्क्वायर टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टी स्क्वायर टेस्ट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि यहाँ पर जो नमूनाकरण है इसको आपको थोड़ा डिटेल से समझना होगा। बाइनरी सिस्टम है उसका आपको एक एग्जाम्पल समझा दूंगा, उससे पूरा आप बाइनरी सोल्व कर सकते हो और पूरे 2 मार्क्स लेके आ सकते हो। इसके अलावा जो काई टेस्ट है और टी टेस्ट है, इनको मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आता है वो मैं बताता रहूँगा आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही। और साथ में मैं पीडीएफ जो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, वहाँ पर मैं आपको ये सभी सुविधाएं प्रोवाइड करवाता हूँ। वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बनते हैं वो सारी सुविधाएं। देखो अब हम बात करते हैं नमूनाकरण 2 प्रकार से होता है। पहला होता है यादृच्छिक नमूनाकरण जिसको हम संभाव्यता नमूनाकरण भी बोलते हैं, और दूसरा होता है गैर यादृच्छिक नमूनाकरण जिसको हम असंभाव्यता या गैर संभाव्यता नमूनाकरण भी बोलते हैं। अब देखो इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, यादृच्छिक नमूनाकरण को और गैर यादृच्छिक नमूनाकरण को। बिल्कुल सिंपल सा है। यादृच्छिक नमूनाकरण होता है कि इसमें प्रत्येक नमूनाकरण इकाई के चयनित होने की समान संभावनाएं होती हैं। दूसरा होता है गैर संभाव्यता या गैर यादृच्छिक नमूनाकरण, इसमें इकाइयों का चयनकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। तो अब मैं एक छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। सबसे पहले हम समझते हैं यादृच्छिक नमूनाकरण को। यादृच्छिक नमूनाकरण में क्या होता है कि किसी भी समष्टि में से, समष्टि का मतलब होता है एक समूह, किसी भी समष्टि में से एक समूह में से आपको कोई कैंडिडेट चुनना है। सपोज दैट एक क्लास में 50 बंदे बैठे हुए हैं और उनमें से आपको 2 कैंडिडेट चूज करना है। तो जो यादृच्छिक नमूनाकरण है वहां पर यदि आप उस विधि को फॉलो करते हो, कौन सी को, यादृच्छिक नमूनाकरण की विधि को फॉलो करते हो, तो यहाँ पर 50 के 50 बंदों की चुनने की प्रायिकता बिल्कुल सेम है। क्या है? 50 के 50 बंदों को चुनने की प्रायिकता बिल्कुल सेम है। यहाँ पर चुनने के लिए आपको कोई ऐसा मेथड अपनाना पड़ेगा जिससे सभी में से स्वतः ही टॉप कैंडिडेट का चुनाव हो जाए। जैसे लॉटरी विधि है, एक यादृच्छिक नमूनाकरण की विधि है जहाँ पर बहुत सारे जैसे गोलियां बनाते हैं, पर्ची लिख के एक बॉक्स में डाल देते हैं, उसको जोर से हिलाते हैं और एक कैंडिडेट उठा के और बताता जाता है। अब वहां पर क्या हुआ, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि जो यादृच्छिक नमूनाकरण है इस विधि में जब हम चयन करते हैं किसी का तो उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। जबकि जो गैर यादृच्छिक या गैर संभाव्यता नमूनाकरण है, यहाँ पर इकाई चुनने में जो चयन करता है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। इस विधि में डिपेंड करता है चयनकर्ता पर कि वो किसे चुनता है। सपोज दैट मैं हूँ चयनकर्ता और मेरी क्लास में 50 बंदे हैं और मैं गैर संभाव्यता विधि को फॉलो करता हूँ, तो मैं उस बंदे को चूज करूँगा जो मेरे को पसंद है। मैं अपनी इच्छा के अनुसार किसी को चूज करूँगा। अब यहाँ पर कुछ प्रकार हैं, यादृच्छिक के कुछ प्रकार हैं, गैर संभाव्यता गैर यादृच्छिक के कुछ प्रकार हैं। मैं इन सभी को यहाँ पर बता सकता था पूरा, लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन है बहुत लंबा हो जाता। ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा वहाँ पर हम इसके जो प्रकार है, यादृच्छिक नमूनाकरण के 4-5 प्रकार हैं और गैर यादृच्छिक नमूनाकरण के 4-5 प्रकार हैं, उनको मैं बता दूंगा। वहाँ से क्वेश्चन बहुत सी बार बनता है।
वो पूछता है कि कौन सा यादृच्छिक नमूनाकरण का उदाहरण है और कौन सा गैर यादृच्छिक नमूनाकरण का उदाहरण है। हम यहाँ पर कुछ इनके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 4 प्रकार के नमूनाकरण को ऑप्शन में दिया था, इन चारों को समझते हैं। सबसे पहला होता है प्रणालीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण। इसमें एक क्रमिक नमूनाकरण फ्रेम में तत्वों का चयन करना शामिल है। ध्यान से पढ़ना है, इसमें एक क्रमिक नमूनाकरण फ्रेम में तत्वों का चयन करना शामिल है। दूसरा है स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण। क्या है? स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण। इसमें जनसंख्या को विभिन्न उप समूहों में विभाजित किया जाता है एवं प्रत्येक समूह से एक नमूना चुना जाता है। जो स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण है, इसमें जनसंख्या को विभिन्न उप समूहों में विभाजित करके और प्रत्येक समूह से एक नमूना चुना जाता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और आपने उन स्टूडेंट्स को अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया। बॉयज़ का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया और गर्ल्स का एक बना दिया और आप उनमें से चूज कर रहे हो। या फिर आपने क्या किया, एज के आधार पर अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 50 स्टूडेंट हैं, उनमें आपने अनाउंसमेंट कर दिया कि जो 15 साल के हैं उनका एक ग्रुप, 16 साल के हैं उनका एक ग्रुप, 17 साल के हैं उनका एक ग्रुप, और फिर आपने उन सभी में से एक एक का चयन कर लिया। 3 ग्रुप बनाया आपने 50 स्टूडेंटों में से, 15 साल का, 16 साल का, 17 साल का। उनमें से 3 ग्रुप बना दिया। तीनों में से आपको केवल एक एक कैंडिडेट चूज करना है और फिर उन 3 में से आपको एक कैंडिडेट चूज करना है। तो ये है जो बहुत ही सही ढंग का मेथड है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। उसके बाद स्नोबॉल नमूनाकरण और सुविधा नामकरण। स्नोबॉल में क्या होता है कि यहाँ पर मौजूद अध्ययन विषय अपने परिचितों के बीच से बहुत से के विषयों की भर्ती करता है। स्नोबॉल नमूनाकरण में क्या होता है कि यहाँ मौजूदा अध्ययन विषय अपने परिचितों के बीच से बहुत से के विषयों की भर्ती करते हैं। दूसरा होता है सुविधा नमूनाकरण। यहाँ इकाइयों का चयन सुविधा के अनुसार होता है। बहुत सिंपल सा है, सबसे पता चल रहा है। सुविधा नमूनाकरण, यहाँ पर जो चयन है वो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग किया जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 175। एक 175 क्वेश्चन में तार्किक क्रम में इंटरएक्टिव टीचिंग की निम्नलिखित गतिविधियों को व्यवस्थित करें। पहली गतिविधि है किए गए कार्यों का विश्लेषण करना। दूसरी है योजना एवं तैयारी। तीसरी है सामग्री की प्रस्तुति और चौथा है संशोधन एवं सुधार। तो जो 175वां क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो मैं समझा देता हूँ। किसी भी पारस्परिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले योजना एवं तैयारियां की जाती हैं। आपको कोई भी काम करना है, सपोज दैट आपको कोई भी काम करना है, तो आप क्या करोगे? उसके लिए, उस काम को करने के लिए सबसे पहले आप योजना बनाओगे, फिर आप उस योजना की तैयारी करेंगे, फिर उस योजना में आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, जिस सामग्री की ज़रूरत पड़ रही है, उन सभी सामग्रियों का एकत्रित करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे? आप उस सामग्री का यूज करके और उस विधि का विश्लेषण करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे? निष्कर्ष निकालोगे, संशोधन करोगे या सुधार करोगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 176वां क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमें आपस में मिलान करना है। यहाँ पर एक साइड है CGPA, दूसरी साइड है SGPA, तीसरा है CBCS, चौथा है CCE और हमें इनका आपस में मिलान करना है। बिल्कुल आपके सामने है, क्वेश्चन को पॉज करके और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 176 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखो CGPA है वो संबंधित है कि छात्र के अपने शैक्षिक कार्यक्रम के दौरान औसत प्रदर्शन
उसके बाद SGPA संबंधित है एक सेमेस्टर में छात्र का औसत। फिर है CBCS, उसके बाद है CBCS। जो CBCS है वो संबंधित है प्रणाली जो विभिन्न पाठ्यक्रमों के बीच चयन करने की अनुमति देता है। और उसके बाद CCE संबंधित है सतत मूल्यांकन ढांचा। बिल्कुल इस तरीके से मिलान बिल्कुल सही है, आपको दिख रहा है कि याद कर लेना इसको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 177, संज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण डैश डैश द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए है स्किनर द्वारा, दूसरा है कृत हॉल द्वारा, तीसरा है सिम्पसन द्वारा, चौथा है बेंजामिन एस ब्लूम द्वारा। तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो वर्गीकरण था वो बेंजामिन एस ब्लूम द्वारा किया गया था। देखो थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्ञान और बौद्धिक कौशल का विकास शामिल है। जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसमें ज्ञान और बौद्धिक कौशल का विकास शामिल है। यह 1956 में बेंजामिन एस ब्लूम द्वारा परिकल्पित किया गया था। यह 1956 में बेंजामिन एस ब्लूम द्वारा परिकल्पित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178, माना कि आपकी कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ दृष्टिबाधित छात्र भी हैं, तो आप उसके इष्टतम परिणाम के लिए क्या रणनीतियां अपनाएंगे? पहला है सहानुभूति के साथ उसकी देखभाल करेंगे। दूसरा है अतिरिक्त ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे अधिकांश छात्रों को नुकसान हो सकता है। तीसरा है उसकी सीट को आगे की पंक्ति में व्यवस्थित करें और अन्य छात्रों का नुकसान किए बिना अपने शिक्षण की गति को उसके अनुसार बनाए रखने का प्रयास करें। और चौथा है नन ऑफ दिस। तो देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यदि आप ये क्वेश्चन गलत करते हो तो समझो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ख़राब है, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। ये समझो आप 0 लेवल से भी नीचे हो यदि आपने ये क्वेश्चन गलत किया है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और यदि कोई ये क्वेश्चन सही कर दिया तो आप खुद को बाहुबली मत समझो। आप ये मत समझो कि मैंने ये क्वेश्चन सही कर दिया तो मेरी प्रिपरेशन बहुत बेस्ट है। ये क्वेश्चन जो गलत कर रहा है ना वो समझो कि उसकी जो तैयारी है वो बिल्कुल ठप है, बिल्कुल डफोर है वो। और ये क्वेश्चन जो सही कर रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेवल में। समझो उसने टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत पढ़ा है, ऐसे नहीं कि बहुत डीपली पढ़ा है, केवल थोड़ा बहुत पढ़ा है। उसके बाद है 179 क्वेश्चन, CHEER का विस्तारित रूप है। ऑप्शन ए चिल्ड्रंस एनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, दूसरा है चाइल्ड एनवायरनमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, तीसरा है चाइल्ड एनरिचमेंट एजुकेशन रेडियो और चौथा है चाइल्ड एनवायरनमेंट एजुकेशन रेडियो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चिल्ड्रन एनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, ऑप्शन नंबर ए। देखो इसका सॉल्यूशन है कि जो CHEER यह सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के प्री स्कूल के बच्चों के लिए था। यह सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के प्री स्कूल के बच्चों के लिए था। इसका उपयोग 3 और 6 वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग 3 और 6 वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता है। यह आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा और यूपी इन 4 राज्यों में प्रयोग किया जाता है। कि जो CHEER है इसका प्रयोग आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के 4 राज्यों में किया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन है रीजनिंग का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 6072 फिर क्वेश्चन मार्क 248 14 5 और 3। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है 1010। क्या है? 1010। एक 1010 इसका करेक्ट आंसर है। देखो कैसे 1010
6072 माइनस 12 डिवाइड बाई 6 आता है 1010। उसके बाद है 1010 माइनस 10 डिवाइड बाई 5 आता है 200। उसके बाद है 200 माइनस 8 डिवाइड बाई 4, उसके बाद आंसर आता है 48। उसके बाद है 48 माइनस 6 डिवाइड बाई 3, आंसर आया 14। उसके बाद है 14 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, आंसर आया 5। उसके बाद है 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 1, आंसर आया 3। देखो समानता है यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सभी में, इन सभी में 2 का डिफरेंस है। दूसरी साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बिल्कुल सीरियल वाइज है। एक साइड डिफरेंस है 2, 4, 6, 8, 10, 12 2 का अंतर है। दूसरी साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये बिल्कुल सीरियल वाइज है। तो इसकी जो आंसर की है वो लास्ट में मैं PDF में बिल्कुल इस तरीके से डाल देता हूँ कि आप अपना जो भी आंसर है वो मैच करके और मेरे को ज़रूर रिप्लाई करें। देखो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताना। इसमें मेरे को क्या क्या सुधार करनी चाहिए ये भी मेरे को कमेंट करके बताना। आपके अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक पर मेरे को वीडियो बनाना चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। आपका कौन सा टॉपिक वीक है उसे मेरे को पढ़ाना चाहिए, आप ये भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। कौन सा टॉपिक जो अब JAF का एग्जाम होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये भी आप मेरे को बता सकते हो। और इस वीडियो को आपको ज़रूर लाइक भी करना होगा। यदि चैनल के ऊपर नए हो तो ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना होगा और अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना होगा, क्योंकि मेरे को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपके लिए बहुत अच्छी और बहुत ही लेवल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को उसके अकॉर्डिंग आपसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। मेरे पर डे 8-10 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आप मेरी ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहे हो जिस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे वीडियोस को बार बार देखें। और यदि आपको बहुत ही शानदार स्कोर करना है, अपना JAF निकालना है, नेट क्रैक करना है बहुत ही आसान से तरीके से, तो मेरे उस WhatsApp ग्रुप में ऐड होना जिसके कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्टार्टिंग में दे दिए थे। थैंक्स देखने के लिए, बाय। और हाँ, स्टडी बिल्कुल कंटिन्यू रखें।